21 मई 2025 बेंगलुरु के चंद्रपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे सुबह सुबह एक कूड़ा उठाने वाला वहां कूड़ा उठाने गया था। उससे एक ब्लू कलर की ट्रॉली बैग दिखती है। उस रेलवे ब्रिज में बेंगलुरु को आने जाने वाले लगभग सारे ट्रेन गुजरती हैं। किसी पैसेंजर का वो गिर गया होगा सोच और उस बैग में कुछ कीमती सामान होगा सोचकर उसे खोलने के लिए उस बैग के पास जाता है और उस बैग को खोलने लगता है, लेकिन वो बैग उससे नहीं खुलता। तब उसने बैग के ऊपरी हिस्से को किसी नुकीले चीज से काट देता है। काटने के बाद जब उसकी नजर उस बैग में पड़ा, चीखता हुआ वहां से भाग गया, क्योंकि उस बैग में 17 साल की एक लड़की की लाश उस बैग के अंदर थी। थोड़ी देर बाद सूर्यनगर पुलिस स्टेशन पर एक कॉल जाती है। फोन करने वाला उस लड़की की लाश की जानकारी देता है। पुलिस तुरंत क्राइम स्पॉट पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस पहुंचकर बैग की तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को बैग के अंदर और आसपास कुछ सुराग नहीं मिलता। लेकिन लाश ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। बैग के अंदर से चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ऑटोप्सी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देती है। जिस तरह बैग बरामद हुआ, पुलिस को लगा कि किसी चलती ट्रेन से इस बैग को फेंका गया था। सबसे पहले जिसने देखा था वो बैग, उस कूड़ा उठाने वाले को पुलिस पूछताछ करती है। फिर पुलिस बैग को कितने बजे फेंका गया था, तब टाइम क्या हुआ था, तब कौन सी ट्रेन यहाँ से गुजरी होगी, ये पता लगाने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई। तब तक सोशल मीडिया और न्यूज़ में खबर फैल जाती है। बैग के ऊपरी कटे हुए हिस्से से लड़की की चेहरा जो साफ दिखाई दे रहा था, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यहाँ से लड़की का पता चल जाता है। बेंगलुरु से लगभग 2600 किलोमीटर दूर बिहार के नवाड़ा जिले के हिंसुआ गांव से 15 मई 2025 को एक 17 साल की लड़की गायब हो गई थी, जिसका नाम था रिया कुमारी। वेलकम टू द केस। माय नेम इज मनोरंजन और आप देख रहे हैं रिया कुमारी मर्डर केस। 17 साल की रिया कुमारी बिहार के नवाड़ा जिले के हिंसुआ गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की थी। पिता माता की वो एक ही लड़की थी, जिसकी उम्र पढ़ाई और खेलना घूमना था। खेलने घूमने की उम्र में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उसकी जान तक चली गई। अचानक 15 मई 2025 को रिया अपने घर से गायब हो जाती है। उसके पिता निर्मल दास उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन रिया कहीं नहीं मिलती। लास्ट में थक हार कर रिया के पिता हिंसुआ पुलिस स्टेशन पर मिसिंग केस दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस को रिया की कोई भी सुराग नहीं मिलती। इसी बीच 23 मई को सोशल मीडिया पर बेंगलुरु में लाश वाली बैग की न्यूज़ और तस्वीर दिखाई जाने लगती है। कोइंसिडेंस से बेंगलुरु में बैग से मिली लड़की की लाश की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए हिंसुआ तक पहुंचती है। पुलिस जब बैग के कटे हुए हिस्से में से लड़की की तस्वीर देखती है, तब पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये हो ना हो ये लाश रिया कुमारी की होगी, जो कि यहाँ से 15 मई को गायब हो चुकी थी, जिसके पिता निर्मल दास ने पुलिस स्टेशन पर आके मिसिंग केस करवाया। फिर भी हिंसुआ पुलिस बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन से कंफर्म करवाती है कि ये बैग से मिली लाश रिया की है या नहीं। हिंसुआ पुलिस एक टीम बनाती है और निर्मल दास को लेके बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ रिया के पिता बेटी की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बैग में डाला गया था। रिपोर्ट के हिसाब से रिया की गला घोटकर मारा गया था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। रिया की सीने पर बैठकर गला घोटा गया था। इसमें दो सवाल निकल कर आते हैं। आखिर रिया की कत्ल किसने किया और बिहार के हिंसुआ गांव के रहने वाले एक नाबालिग लड़की गांव से लगभग 2600 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कैसे पहुंची। लाश बेंगलुरु में मिला था और केस सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज था, इसीलिए केस बेंगलुरु का था। लेकिन दूसरी तरफ लड़की की मिसिंग का केस बेंगलुरु से दूर नवाड़ा के हिंसुआ पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। इसीलिए दोनों स्टेट के पुलिस एक दूसरे के मदद से केस सुलझाने का फैसला किया। रिया के पिता जब मिसिंग का कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गए थे, तब ये बताया था कि आशिक कुमार नाम का एक व्यक्ति जो कि हिंसुआ के पास राहुल नगर में रहता था, उसी पर उन्हें शक होता है। हो ना हो उसी ने ये सब किया होगा। पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट करने के बाद रिया के पिता निर्मल दास और माँ ने आशिक के घर गए थे, लेकिन वहाँ पर आशिक की माँ और पत्नी और 2 बच्चे थे। आशिक बेंगलुरु में था, जॉब करता था। वहाँ पर आशिक के फूफा और फूफी पहले से ही जॉब करते थे और वहीं रहते थे। उसके फूफा ने ही आशिक की जॉब लगवाया था। वो वहीं फूफा और फूफी के घर पर ही रहता, वहीं से ही जॉब के लिए जाता। पहले जब रिया के पिता उन्हें उनकी बेटी के बारे में पूछते हैं, तब वो मना करते हैं, आपकी बेटी हमारे पास नहीं है। लेकिन जब जोर जबरदस्ती पूछा जाता है, तब उन लोगों ने आशिक को कॉल करके पूछते हैं और बता देते हैं कि रिया बेंगलुरु में है। रिया के पिता ने बोला रिया को यहाँ भेजो। ये सुन उन लोगों ने उसे ले आने की बात बोली थी, लेकिन रिया नहीं आई। उसकी कत्ल का खबर है।
हिस्सा पुलिस मर्डर होने के बाद आशिक के गांव जा पहुंची। कोइंसिडेंस से आशिक गांव में ही मिल गया। उसे वहां से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आती है। पूछताछ खत्म होते होते पुलिस के हाथ और 6 लोग लग गए थे। ये 6 लोग आशिक की मदद किए थे रिया के मर्डर में। आशिक के दोस्त के साथ साथ उसके फूफा और फूफी भी शामिल थे। तब तक बेंगलुरु पुलिस भी पहुंच चुकी थी। क्योंकि केस बेंगलुरु का था, इसीलिए सभी आरोपियों को नवादा पुलिस बेंगलुरु पुलिस के साथ भेज देती है। पूछताछ के दौरान जो सब सच सामने आया तब वो सुन सब हैरान थे। कैसे ये घिनौना क्राइम को अंजाम दिया गया और कैसे इसे छुपाने की कोशिश की गई, ये सुन के सब लोग हैरान रह गए। 3 साल पहले आशिक बेंगलुरु गया था जॉब के लिए। बेंगलुरु में उसके फूफा और फूफी पहले से ही जॉब कर रहे थे किसी प्राइवेट कंपनी में। आशिक के फूफा ने उसकी जॉब एक प्राइवेट कंपनी में दिलवा देते हैं। वो वही फूफा और फूफी के साथ उनके घर पर ही रहता था। बेंगलुरु जाने से पहले रिया के साथ उसकी पहले से जान पहचान थी। मई के महीने में आशिक बेंगलुरु से बिहार आया था। बहला फुसला कर रिया को उसके साथ बेंगलुरु जाने के लिए तैयार किया। रिया भी तैयार हो गई उसके साथ बेंगलुरु जाने के लिए। इसके बाद 15 मई 2025 को दोनों हिस्सा गांव से 45 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पहुंचे। गया जंक्शन से दोनों ट्रेन में बैठे और 483 किलोमीटर दूर कोलकाता जा पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद दोनों बेंगलुरु ट्रेन में बैठते हैं और 1875 किलोमीटर दूर तय करके बेंगलुरु पहुंचते हैं। दोनों कहीं और ना जाके आशिक के फूफा और फूफी के घर पर ही रुकते हैं। 20 मई की सुबह आशिक के फूफा और फूफी काम के लिए निकल गए थे। घर पर वही दोनों थे। सुबह किसी बात पर दोनों की झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान आशिक रिया की गला घोटने लगता है। उसे जमीन पर पटक देता है। पटकने से रिया की गले की हड्डी टूट जाता है। फिर उसकी सीने के ऊपर बैठकर फिर से उसकी गला घोटने लगता है। फिर रिया की मौत हो जाती है। रिया की मौत होने के बाद क्या करेगा सोच उसने अपने दोस्तों को झूठ बोलकर वहीं घर पर बुलाता है। जैसे ही सारे दोस्त घर जाते हैं तब वो लोग घबरा जाते हैं रिया की लाश को देखकर। तब आशिक सभी को धमकाता है कि पुलिस को बताना है कि इसने फांसी लगा लिया है, नहीं तो सभी को फंसा देगा। घबरा कर सभी उसके बात पर राजी हो जाते हैं। कत्ल को खुदकुशी दिखाने की कोशिश करता है। घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है ताकि पुलिस को लगे घर का दरवाजा अंदर से बंद था और ये लोग खिड़की के कांच तोड़कर घर के अंदर आए थे रिया को बचाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने गलती ये किया था कि खिड़की के कांच बाहर से ना तोड़कर घर के अंदर से तोड़ा था। घबरा कर बाहर से तोड़ने की जगह अंदर से तोड़ दिया था। कांच के टुकड़े बाहर गिरे थे जबकि घर के अंदर गिरना चाहिए था। शाम हो चुकी थी। आशिक के फूफा और फूफी घर आए। तब तक लाश घर के अंदर ही पड़ी थी। फूफा फूफी भी देखकर हैरान थे। आशिक उन लोगों को भी धमकाता है। तब उसके फूफा ने बताया कि इस लाश को एक ऐसी जगह ठिकाने लगाओ जहां कभी ये मिले ही ना। थोड़ी देर सोचने के बाद आशिक और उसके दोस्त ट्रॉली बैग में लाश को भरते हैं। तभी आशिक के फूफा ने ऑनलाइन कैब बुक की। उसके बाद आशिक और उसके दोस्त ट्रॉली बैग लेके कैब में बैठकर चंद्रपुरा बीच से थोड़ा पीछे उतर जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सुनसान होता है। सुनसान जगह पे उतरने पर कैब ड्राइवर को शक तो होता है लेकिन वो अपना किराया लेकर निकल जाता। मौका देख आशिक और उसके दोस्त ट्रॉली बैग फेंक देते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज पर जो दिख रहा है वो उसी टाइम की फुटेज है जिस समय वो ट्रॉली बैग फेंकने जा रहे थे। लेकिन अगले ही दिन पुलिस को खबर पहुंच जाती है और ये घिनौना क्राइम सामने आ जाता है। तो ये था आज का केस। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए।